गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या हो गया? रो। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रेसिस्टेंस का R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसका मतलब रेसिस्टिविटी को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जिस पदार्थ का रेसिस्टिविटी अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। पर ये जो रेसिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के बढ़ने घटने से चेंज होता है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया या घटाया जाता है, यानी जब किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, तो उसका रेसिस्टिविटी भी चेंज होता है और उसका रेसिस्टेंस भी चेंज होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टिविटी जो है किस प्रकार टेम्परेचर पर निर्भर करता है। देखिए, सब्सटेंस जो है यानी पदार्थ वो तीन टाइप का होता है। पहला हो गया कंडक्टर, जिसको कहेंगे चालक। दूसरा हो गया सेमीकंडक्टर, जिसको कहेंगे अर्धचालक। और तीसरा हो गया इंसुलेटर, जिसको कहते हैं कुचालक। ठीक है, तीन प्रकार का सब्सटेंस है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो सबसे कम होता है। इस तीनों पदार्थ में सबसे कम रेसिस्टिविटी कंडक्टर का होता है, जो किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखिएगा, चूंकि R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, तो यहां से रो बराबर क्या होगा? रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों का ऐसा यूनिट रखेंगे तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मिलेगा। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालने के लिए तीनों का ऐसा मात्रक रखिए। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया ओम, एरिया का ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट हो गया मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्लियर है? तो कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक ऐसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे करंट इजीली पास होता है। तो जब करंट इजीली फ्लो होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, यानी रेसिस्टिविटी भी कम होगा। तो इस तीनों पदार्थ में सबसे कम रेसिस्टिविटी कंडक्टर का होता है, जो किस ऑर्डर का होता है? इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? मेटल्स। जितना मेटल है जितना भी मेटल है वो सब कंडक्टर है। तो सारे मेटल्स का रेसिस्टिविटी अलग अलग है, पर अगर हम कंडक्टर का तुलना सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर से करते हैं तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका हो जाएगा? कंडक्टर का। और ये किस रेंज का होगा? 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है? इससे ज्यादा रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का होता है। इसका जो रेसिस्टिविटी होता है ये 3 × 10⁻³ यानी 3000 ओम मीटर के रेंज का होता है। जबकि इंसुलेटर यानी कुचालक वैसा पदार्थ है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसीलिए कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो जब प्रतिरोध सबसे अधिक होगा तो प्रतिरोधकता भी सबसे अधिक होगा। जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर से चूंकि करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। इसीलिए इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो सबसे अधिक होता है। वो किस ऑर्डर का होता है? 10⁻16। जरा देखिए इस नंबर को, कितना बड़ा नंबर है, 10⁻16 ओम मीटर। इसी ऑर्डर का रेसिस्टिविटी होता है। क्लियर है? तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी उससे अधिक है, और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे अधिक है। और जिस सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है? सबसे कम प्रतिरोध कंडक्टर का होता है, उससे ज्यादा सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है? इंसुलेटर का। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं
T का मतलब टेम्परेचर हुआ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टर का याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ता है। तो चूंकि रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए। तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थ की चालकता बढ़ती है या घटती है? तो तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है यानी चालकता घटती है। आप ये पढ़े होंगे कि कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी यानी चालकता, इसका सिंबल है सिग्मा, जो कि किसका उल्टा है, रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, और चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोधकता। तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी बढ़ेगा यानी कंडक्टिविटी घटेगा, ठीक है। और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन चालकता घटेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर किसी अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टिविटी घटेगा। रेसिस्टिविटी घटेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। सेमीकंडक्टर का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी घटता है, और चूंकि रेसिस्टिविटी यानी रो का मान घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगा, रेसिस्टेंस भी घटेगा। रेसिस्टेंस जितना घटेगा कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। अब देखिए कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेसिस्टेंस का। और कंडक्टिविटी किसका उल्टा होता है, रेसिस्टिविटी का। तो अगर मान लीजिए रेसिस्टिविटी घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन रेसिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो एक चीज समझ लीजिए, जिस पदार्थ का रेसिस्टिविटी कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, लेकिन कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों ज्यादा होगा। जिस पदार्थ का रेसिस्टिविटी अधिक होगा, जिसका रेसिस्टिविटी अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, लेकिन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का उल्टा है ये दोनों, है ना। अगर ये दोनों अधिक होगा तो ये दोनों कम होगा, ये दोनों कम होगा तो ये दोनों अधिक होगा। इस तरीके से इसको याद रखिए। तो अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कंडक्टर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। कंडक्टर किस चीज के लिए जाना जाता है, कंडक्टर अपने अच्छे कंडक्टेंस के लिए जाना जाता है। तो जो चालक पदार्थ है उसका चालकता अधिक होता है लेकिन प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। इसलिए चालक पदार्थ का यानी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम होता है, कंडक्टिविटी अधिक होता है सॉरी, लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी कम होता है। इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर किसको कहेंगे, कुचालक को, यानी ऐसा पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका चालकता बहुत कम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता, इसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही अधिक होता है। अब देखिएगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम है, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेसिस्टिविटी बढ़ता है। चूंकि रेसिस्टिविटी कम है तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है। यहां पर देखिए रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए रेसिस्टिविटी घटता है। तो जिस पदार्थ का रेसिस्टिविटी कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेसिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन जिस पदार्थ का रेसिस्टिविटी अधिक है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घट जाता है। उल्टा इफेक्ट होता है, एकदम उल्टा इफेक्ट है। जिसका रेसिस्टिविटी कम है तो तापमान बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा,
जिसका रेसिस्टिविटी पहले से ही ज्यादा है, जैसे इंसुलेटर, इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घट जाता है, और सेमीकंडक्टर का भी रेसिस्टिविटी घटता है। अगर एक ग्राफ खींचा जाए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। यह ग्राफ क्या कह रहा है कि जो जो तापमान बढ़ रहा है, जो जो तापमान बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ग्राफ से, ये ग्राफ इस प्रकार का है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ये ग्राफ किसका है, कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर क्या लिया, रेसिस्टिविटी। हमने दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैंने रेसिस्टिविटी का वैल्यू लिया, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर का वैल्यू लिया। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटता है तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। और यहां पर भी इंसुलेटर के भी केस में अगर हम रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर भी क्या होगा, रेसिस्टिविटी घटते चले जाएगा। जो जो टेम्परेचर बढ़ाइएगा रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों क्या होता है, घटता है। क्लियर है। तो ये तीन ग्राफ याद रखेंगे। यहां पर एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं, एलओआई। एलओआई को हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। एलओआई को क्या कहते हैं, मिश्र धातु, यानी वैसा धातु जो कई धातुओं का मिश्रण हो। कई धातुओं के मिश्रण से जो सब्सटेंस बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसको हम एलओआई यानी मिश्र धातु कहते हैं। और एलओआई का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो ग्राफ होता है, ये चीज याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एलओआई का रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट रहेगा। एलओआई का रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से एलओआई के रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस घट जाता है सेमीकंडक्टर के केस में। ये ग्राफ है, ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब जो जो तापमान हम बढ़ा रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं जो जो हम तापमान बढ़ा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये रेसिस्टिविटी का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। और इंसुलेटर के भी केस में यही चीज होता है। क्लियर है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज याद रखेंगे, ये जो कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर है टी नॉट। एक कंडक्टर है जो कितने तापमान पर है, टी नॉट, और इसका रेसिस्टेंस है आर नॉट। जैसे ही इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ाकर मैंने टी कर दिया, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, इसका रेसिस्टेंस बढ़कर आर हो गया। फिर से समझिए, एक कंडक्टर है जो अभी कम टेम्परेचर पर है, मान लीजिए टी नॉट का वैल्यू है 10 डिग्री सी और टी का वैल्यू है 12 डिग्री सी। यानी टी नॉट क्या है, कम टेम्परेचर है, और टी क्या है, अधिक टेम्परेचर है। तो एक कंडक्टर है जिसका तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टी नॉट है, और इस तापमान पर इसका प्रतिरोध है आर नॉट। जैसे ही इसका तापमान बढ़ाकर टी कर दिया गया, इसका रेसिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया, आर। पहले इसका रेसिस्टेंस कम था, मान लो इसका रेसिस्टेंस 15 ओम था, अब बढ़कर मान लो 15.5 ओम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जब किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। यहां पर देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। अगर यहां रेसिस्टिविटी की जगह हम रेसिस्टेंस लिखेंगे तो भी ग्राफ ऐसा ही होगा। हम रेसिस्टिविटी की जगह अगर रेसिस्टेंस लिखेंगे तो भी ग्राफ ऐसा होगा।
और रेसिस्टिविटी की जगह रेसिस्टेंस लिखेंगे तो भी ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन एलॉय के केस में ग्राफ कैसा होगा? टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस कुछ भी लीजिए वाई एक्सिस पर, तो ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रेसिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। यहां पर देखिए टेम्परेचर को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी क्या है? ये बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो एलॉय के केस में याद रखिएगा, मिश्र धातु का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का भी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन कंडक्टर का रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस बढ़ता है। मान लो यह एक कंडक्टर है जो T0 टेम्परेचर पर है और इसका रेसिस्टेंस है R0। जैसे ही टेम्परेचर बढ़कर T हुआ, इसका रेसिस्टेंस हो गया R। तो R का फॉर्मूला होता है R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए T टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस हो गया RT, तो यहां पर लिख सकते हैं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। जहां पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T0, T0 पर रेसिस्टेंस कितना है? R0, फाइनल टेम्परेचर कितना है? T टेम्परेचर पर यानी T तापमान पर रेसिस्टेंस कितना हो गया? RT। तो RT को निकालने का फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। जहां पर T0 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। T क्या है? फाइनल टेम्परेचर। R0 क्या है? इनिशियल रेसिस्टेंस, यानी शुरू में प्रतिरोध का मान कितना है? R0। T0 टेम्परेचर पर प्रतिरोध कितना है? R0। और T टेम्परेचर पर प्रतिरोध बढ़कर कितना हो गया? RT। यह फाइनल रेसिस्टेंस है। और अल्फा को क्या कहते हैं? अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, टेम्परेचर का मतलब ताप। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी प्रकार अगर इस इक्वेशन को हम रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक कंडक्टर है जो T0 टेम्परेचर पर है, इसकी रेसिस्टिविटी ρ0 है। जैसे इस कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाकर T कर दिया गया, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, तो जैसे इस कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया गया, इसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है, तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़कर हो गई ρT। तो फाइनल रेसिस्टिविटी ρT इज इक्वल टू इनिशियल रेसिस्टिविटी ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, यह इक्वेशन कंडक्टर के लिए वैलिड है, यानी जो भी कंडक्टर है, जो भी चालक है, उसके लिए यह समीकरण हम यूज कर सकते हैं। यह इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो किसी कंडक्टर का हम सब लोग जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है और रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो आखिर वो कौन सा इक्वेशन है जिस इक्वेशन के द्वारा हम जान पाएंगे कि तापमान बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी अगर बढ़ता है तो फाइनल रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा? तो फाइनल रेसिस्टिविटी का वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगा और फाइनल रेसिस्टेंस का वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगा। आप जानते हैं R बराबर होता है रो L बाई ए। अगर इसको हम L बाई ए से इधर गुना करें, L बाई ए से इधर गुना करें, तो रो L बाई ए इसको क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस R। और यहां पर भी रो L बाई ए, रो L बाई ए इसको क्या कहेंगे? R। चूंकि यहां ρ0 है, इनिशियल रेसिस्टिविटी है, तो यहां R0 आ जाएगा। यहां ρT है, फाइनल रेसिस्टिविटी, तो यहां RT आ जाएगा। यानी अगर इस समीकरण को L बाई ए से गुना कर दिया जाए तो यह समीकरण मिल जाएगा। क्लियर है? तो यह इक्वेशन किसके लिए काम करेगा? कंडक्टर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। मान लो एक कंडक्टर है, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया। एक कंडक्टर है जिसको V वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ा गया, तो कंडक्टर के दोनों सिरे का जो विभवांतर होगा वो V माइनस जीरो यानी V वोल्ट होगा। जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर, ये दोनों टर्मिनल है, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक विभवांतर उत्पन्न होगा। चूंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि V वोल्ट पर है और ये निगेटिव टर्मिनल है जो कि 0 वोल्ट पर है, तो कंडक्टर के दोनों सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V होगा और इस विभवांतर के चलते कंडक्टर से क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। जब भी हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो कंडक्टर के दोनों सिरे पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो ऐसा पाया गया है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह जो विभवांतर है यह धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? V बराबर इस समानुपाती को हटाकर, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट देंगे, तो इस कांस्टेंट का नाम है R। तो V बराबर IR, जहां R क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जहां पर R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। इस कंडक्टर का प्रतिरोध कितना हो गया? R। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरे पर आरोपित विभवांतर उससे प्रवाहित धारा समानुपाती होता है। इसी नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम काफी आसान है। नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी चालक कहते हैं कंडक्टर को, किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल, दोनों सिरे पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो किसके समानुपाती है? तो वो उससे बहने वाली धारा यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the two ends of a conductor is directly proportional to the resulting current। इसी नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं यानी V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उससे फ्लो होने वाले करंट I के। क्लियर है? अब चलिए, ये तो ओम का लॉ हम लोग सीख चुके हैं कि V समानुपाती I होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, तभी V समानुपाती I होगा। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बदल जाए, वेरी कर जाए, तो V प्रोपोर्शनल I नहीं होगा। यानी ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर जो वोल्टेज V होता है वो धारा I के समानुपाती होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप
अभी हमने ओम का नियम पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है उस फॉर्म को पढ़ते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, यह एक कंडक्टर है जिसका लंबाई L है, यह एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और इस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी रो है और इसका रेसिस्टेंस R है। इस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी रो है और रेसिस्टेंस R है। इस कंडक्टर को जब हम V वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जितने भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर उल्टा फोर्स लगता है, और उसी फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो उसके चलते धारा का निर्माण होता है। तो बैटरी के जोड़ने से, जब हम इस चालक को, इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र उस चालक के अंदर उत्पन्न होता है। एक फॉर्मूला है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, V बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू लेंथ L। आप याद करिए जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाए थे, ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V वोल्ट है, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है D। जब कोई भी कैपेसिटर चार्ज्ड होता है तो उसके अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है, और यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V, वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू दोनों प्लेट के बीच में दूरी कितना है D। इसको याद रखिए। वोल्टेज देंगे तो फील्ड बनेगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल, एक को पॉजिटिव प्लेट मान लीजिए, एक को निगेटिव प्लेट मान लीजिए, तो दोनों टर्मिनल के बीच में कितना डिस्टेंस है L। यहां पर डिस्टेंस कितना है D, यहां पर डिस्टेंस कितना है L, तो D की जगह क्या लिखेंगे L। तो जब भी हम कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो यहां पर कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके अंदर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उस कंडक्टर के लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is equal to the product of uniform field created inside the conductor and length of the conductor। ठीक है, अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म क्या है, ओम के नियम का सदिश रूप क्या है, कैसे लिखेंगे। पहले ये बताइए कि ओम का नियम है क्या। ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या है। ओम्स लॉ का इक्वेशन है V इक्वल टू IR। अभी अभी हमने पढ़ा ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू IR, जहां V क्या है, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होने वाला करंट है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट होता है। V बराबर लिख सकते हैं E इंटू L। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। ये करंट है I, और R इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है R बराबर लिख सकते हैं रो इंटू L बाई A, जहां L इसका लंबाई है, A इसका एरिया है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो L बाई A, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। L और L कैंसिल हो गया तो E बराबर I इंटू रो बाई A। आगे बढ़िए, E इज इक्वल टू करेंट पर यूनिट एरिया I बाई A, इसको कहते हैं करेंट पर यूनिट एरिया को करेंट डेंसिटी J कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था करेंट डेंसिटी यानी करेंट पर यूनिट एरिया। करेंट पर यूनिट एरिया को हम करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व कहते हैं, इंटू रो। यहां से लिखेंगे J बराबर, इस रो को इसके नीचे ला सकते हैं, तो J का वैल्यू क्या मिलेगा, E बाई रो। और आगे बढ़िए तो J बराबर क्या लिखेंगे, ये 1 बाई रो को सिग्मा कहते हैं। रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी,
E इंटू 1/ρ को सिग्मा लिखेंगे तो E इंटू सिग्मा, इसको हम सिग्मा इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसको वेक्टर फॉर्म कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। और करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के अलोंग होता है। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ये तो स्केलर है, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी यानी चालकता। तो यह जो इक्वेशन है J बराबर सिग्मा I, इसी को हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ओम के नियम का सदिश रूप। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको बोलना है J इक्वल टू सिग्मा I। ठीक है, काफी आसान सा डेरिवेशन है। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर। यहीं से V को आपको लिखना है EL, R को लिखना है रो एल बाई ए, एल कैंसिल करना है, I बाई ए को J लिखना है, रो को इधर लाकर इसको रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी लिखना है, J इक्वल टू सिग्मा I। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किया, तीनों टॉपिक काफी छोटा छोटा था। उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर टॉपिक क्लियर होता है तो आप कमेंट्स करिए, अगर टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है वो भी कमेंट्स करिए। जो भी है आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अपना कमेंट्स डालते रहिए और हमारा लेक्चर देखते रहिए। नोट्स वगैरह अगर लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।